हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि एंजाइम चल रहा था। और उसके बारे में हम लोग को डिस्कस कर लिया था पहले क्लास में कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट अटैच होता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनते हैं, फिर एंजाइम अगेन फ्री हो जाता है, फिर जाकर के वो फिर किसी रिएक्शन में जुड़ जाता है। तो उस पर हम लोग दो मॉडल भी देखा था, जैसे लॉक एंड की मॉडल दिया था एमिल फिशर ने, और दूसरा मॉडल दिया था इंड्यूस फिट मॉडल डेनियल कोसलैंड ने। डेनियल कोसलैंड का जो मॉडल था वो मोस्ट एक्सेप्टेड था। तो उसी सिलसिले में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक टर्म आया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसे हम लोग देखते हैं। वह मिनिमम टेम्परेचर वो मिनिमम एनर्जी जिस पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। सपोज दैट आपके सामने ये ग्राफ लगा हुआ है, आप देखेंगे कि ये देखिए ग्राफ है। यहाँ पे हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन रेट। मान लेते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मास तो होगा ही। अगर कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसमें होगी ही। अगर मास है तो उसके बाद एनर्जी तो होगी ही। तो मान लीजिए कि उसमें एनर्जी है और हम लोगों ने उसको यहाँ से लिया हुआ है। हम लोगों ने उसका एनर्जी, मान लीजिए इतनी एनर्जी है उसके पास, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन होगा विदाउट एंजाइम, जैसे यहाँ लिखा हो ना विदाउट एंजाइम, तो जो इसका रिएक्शन है वो यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इस एनर्जी से वो चेंज हो रहा है। और फिर अब देखिए, अगर यही प्रोडक्ट और यही रिएक्शन एनर्जी के एंजाइम की उपस्थिति में अगर हो, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो देखिए कितना कम समय ले रहा है, कितना कम समय ले रहा है। तो वही कह रहा है कि वह मिनिमम एनर्जी जिस पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, वही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्योंकि एंजाइम का काम ही है रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देना, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा उसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। जल्दी जल्दी बनेगा तो टाइम कम लेगा, टाइम कम लेगा तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं एंजाइम को अफेक्ट करेंगे। जैसे इसमें पहला देख लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर एंजाइम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब इसको देखते हैं। टेम्परेचर देखिए, एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर है। हाई लो तो हम लोग समझते हैं, लेकिन बीच में क्या करते हैं, एक टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखिए, एंजाइम ना हाई पे काम करता है ना लो पे काम करता है, मतलब इनएक्टिव होगा दोनों फॉर्म में, हाई पे भी और लो पे भी। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके पास आता है, जो कि एनिमल में देखिए 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में एनिमल में एंजाइम अच्छे से वर्क करते हैं। और बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे काम करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा इसको। और देखते हैं, टेम्परेचर के बाद आता है पीएच, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीएच के बारे में हम लोग जानते होंगे। पीएच एक स्केल होती है जिस पर 0 से लेकर के 14 तक एक नंबर लिखे होते हैं, और बीच में होता है 7। ये होता है न्यूट्रल पीएच। 0 से 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा हाई पीएच हो जाएगा, तभी एंजाइम का जो काम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव होते हैं। और लो फॉर्म में होता है तो वो भी इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। तो इट मीन्स हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर और पीएच जब तक ऑप्टिमम नहीं होगा, एंजाइम अपना वर्क नहीं करेंगे। ठीक, इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इट मीन्स जैसे कोई बॉक्स है, जैसे आप बॉक्स देखिए, इसमें 10 खाने हैं, 10 या 15, जैसे मान लीजिए 15 खाने हैं। तो हमने क्या करा, एक डाला, दो डाला, तीन डाला, तो मतलब हम तब तक इसमें डालते रहेंगे जब तक 15 के जो पोर्शंस है, जो 15 खाने हैं, वो भर न जाए। जब टोटल सब भर जाएंगे, उसके बाद क्या, हम लोग कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, इट मीन्स हम लोग कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, क्या 15 से ज़्यादा उसमें फिल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यही इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हम रेट बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ेगा, लेकिन तब तक जब तक कि पूरा उसका वो फिल ना हो जाए।
तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हम लोग देखते हैं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकेलियस मेंसन ग्राफ। उन्होंने मैकेलियस मेंसन ने एक ग्राफ दिया था। देखिए सबस्ट्रेट जहाँ तक बढ़ाएंगे जब तक उसका मैक्सिमम हो ना जाए, ठीक है, और वी मैक्स का हाफ कर देंगे अगर तो के एम वैल्यू निकल आएगी। वही देखिए इन्होंने ग्राफ दे रखा है, v इजक्वल टू वेलोसिटी, दिस मीन्स वेलोसिटी, मतलब कितना भी सबस्ट्रेट की वेलोसिटी बढ़ा दी जाएगी तो वी मैक्स जो कि सबस्ट्रेट है और फिर के एम वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन अगर एंजाइम का किया गया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि यूज़ होते रहते हैं, जैसे हो गया आपका क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड मैनी मोर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? IUB 1961। IUB क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसके थ्रू 6 क्लासेस में इनका डिवीज़न किया गया। हालांकि 7th भी आ गया है लेकिन अभी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अभी 6 ही पढ़ेंगे। देखिए पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, जिसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोल देते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज, रिडक्टेज, ऑक्सीडेज। एंजाइम का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे लास्ट में एज लिखा रहेगा, ASE, तो ये हो जाता है साइन, प्रेफिक्स, इसी को बोलते हैं सफिक्स। मैंने प्रीवियस क्लास में प्रेफिक्स और सफिक्स डिस्कस किया हुआ था, लिंक बिलो है, देख लीजिएगा आप लोग। तो लास्ट में जो चीज़ें एज लगी रहे तो समझ लीजिए कि वो एंजाइम की बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज, रिडक्टेज, ऑक्सीडेज, ओके, ठीक है। ये तो हो फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं ट्रांसफरेजेस। इनका काम क्या होता है? ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देना, मतलब एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से सीधा ट्रांसफ़र ही कर देना, तो ये काम इनका हो जाता है ट्रांसफरेजेस का। इसमें एग्जांपल है काइनेज एंड ट्रांसएमिनेज। अगला देखते हैं थर्ड में, जो कि है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस एंजाइम का जो क्लास होता है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट एंजाइम का क्लास है इनका। इनमें पेप्टाइडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियेज, लाइपेज, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इसमें आते हैं और बहुत बड़ा क्लास है इनका। तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड क्लास देख लिया। आगे देखते हैं फोर्थ क्लास है लाइजेस। जैसे होता है एल्डोलेजेस, इनोलेजेस, होता है ना, एल्डोज ग्रुप, कीटोन ग्रुप, तो वैसे तो उसमें बात करते हैं हम लोग लाइजेस में एल्डोलेजेस एंड इनोलेजेस। अगला है उनका आइसोमरेज का एग्जांपल क्या होगा? म्यूटेजेस, इपीमरेजेस, एनोमरेजेस, ठीक। इपीमर, एनोमर समझते हैं, इपीमर, एनोमर, इसमें आ जाता है म्यूटेजेस, इपीमरेजेस एंड एनोमरेजेस। अगला लोग का 6 है लाइगेजेस या सिंथेटेज, मतलब किसी चीज़ को जोड़ देना, लाइगेज का काम होता है। DNA लाइगेजेस, जब हम लोग DNA रेप्लिकेशन करते हैं तो उसमें इसका बहुत यूज होता है, उसमें हम लोग आगे देखेंगे। और आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट एंजाइम्स। देखिए आज हम लोग का एंजाइम टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट एंजाइम। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रो एंजाइम्स और जाइमोजन। जाइमोजन क्या होते हैं? प्रो एंजाइम्स ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये ऑलवेज नॉट। जैसे हम लोग के अंदर कोई एंजाइम है, अगर हम ऐसा एक्टिव फॉर्म में होंगे तो क्या करेंगे? हमारी बॉडी के सेल्स को इंस्टेंटाइन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, उनमें रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हार्मफुल है। तो इस वजह से जाइमोजन जो एंजाइम है यह होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं पेप्सिनोजन की, तो पेप्सिनोजन होता है तो HCl की प्रेजेंस में ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोरेनिन है, HCl के प्रेजेंस में रेनिन हो जाता है। ये सब प्रोटैलियोटिक एंजाइम्स हैं,
प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन। रेनिन क्या है? मिल्क प्रोटीन है, सॉरी मिल्क एंजाइम है, एंजाइम को कन्वर्ट करता है। आगे देखते हैं आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स, मतलब एक ही सेम एंजाइम के मल्टीपल फॉर्म हो। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स, लेकिन उनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम होगा। मतलब कि कोई एंजाइम है, वो सेम फॉर्म के हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर वेट और फंक्शन अलग अलग हो जाता है। फंक्शन सेम होता है और मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग आइसो एंजाइम कहते हैं। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इनके कई सारे आइसो एंजाइम्स हैं। जैसे बात करें लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज में 5 आइसोजाइम्स हैं, 5 आइसोजाइम्स हैं। सेलेवरी एमाइलेज हैं, इसके 16 आइसोजाइम्स हैं। एंड ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज, इसके ये भी आइसोजाइम्स ही हैं, एक दूसरे के आइसोजाइम्स हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आज का एंजाइम हम लोगों को देखिए यही ख़त्म होता है, और आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स का, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी जितने भी क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ लिंक में जाइए बिलो में, और डिस्क्रिप्शन डली हुई है, सारे लिंक्स को देखिए और वहाँ पे समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, एंजाइम आज हम लोग ख़त्म हो चुका है, तो 2 टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो भी ख़त्म हो गया है, तो आप लोग उसको देखेंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ऐसे मोस्ट यूज़फुल टॉपिक्स के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।